बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल की बाउंड्री का पहला पार्ट सेल वॉल को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम सेल बाउंड्री का दूसरा पार्ट जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं डिस्कस करेंगे। जिस तरह सेल तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तमाम ऑर्गेनिज्म की जो कंपोजिशन है वो सेल से मिलकर बनी है, इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तमाम सेल के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बात करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, डिलिकेट, इलास्टिक और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और एनिमल सेल के अलावा जितने भी सेल हैं, वो प्लांट का सेल हो, वो प्रोकैरियोट का सेल हो, वो अल्गल का सेल हो और वो फंगल का सेल हो, तो ये उन सेल में इनर टू द सेल वॉल मौजूद होती है। क्योंकि एनिमल के अलावा बाकी तमाम सेल्स में सेल वॉल होती है, तो उनमें सेल वॉल के इनर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी और एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है, डायनेमिक होती है और सेल्फ रिपेयरिंग मेम्ब्रेन है। डायनेमिक मीन कि इट इज फ्लेक्सिबल, इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें चेंजेस आती रहती है, वेरिएशन आती रहती है। और उसमें जो लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट नहीं है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्तलिफ सेल्स में इसकी कंपोजिशन वेरी करती है, लेकिन जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं और वेरी स्मॉल क्वांटिटी 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद होती है। विड्थ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज 7 नैनोमीटर। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत से बायोलॉजिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने में अपना किरदार अदा किया। जो सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तक पहुंचने तक मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने अदवार में मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। तो हम पहले क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डेवलप करने में जिन्होंने हेल्प की। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो गॉटर एंड ग्रेंडल 1925, इन्होंने 2 लेयर्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल का मॉडल दिया। इन्होंने ये कहा कि जो फास्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड बाय लेयर पर मुश्तमिल है। लिपिड की 2 लेयर्स आमने सामने अपने आपको इंटरफेस करती हैं और इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। तो 1925 में जो गॉटर और ग्रिंडल ने ये बताया कि फास्फोलिपिड की 2 लेयर जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये एक लेयर है फास्फोलिपिड की और ये फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो ग्रिंडल और गॉटर के मुताबिक ये सिर्फ 2 ही लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं। इसका जो आउटर लेयर है, जो हेड है, वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। टेल आपस में एक दूसरे की तरफ मुड़ी होती हैं। जो हेड होता है वो बाहर की तरफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो गॉटर और ग्रिंडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ 2 लेयर्स ऑफ लिपिड पर मुश्तमिल होती है। और ये जो लेयर हालांकि बेसिक ये है, लेकिन इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं। तो ये एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था, क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमेबिलिटी को फॉलो नहीं करता, ये डायनामिक नेचर को फॉलो नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और तीसरी बात ये है कि प्रोटीन और लिपिड की जो वेरिएबल रेशियोज को फॉलो नहीं करता। जो नेक्स्ट मॉडल पेश किया वो जेफ डेनियल एंड डेवसन 1935 में। इनके मुताबिक जो लिपिड बाइलेयर है उनके गिर्द प्रोटीन्स का कवर मौजूद होता है, और ये प्रोटीन का जो कवर होती है, जो प्रोटीन्स होती हैं ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। तो हम जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की एक लेयर, लिपिड की दूसरी लेयर, फास्फोलिपिड का ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है और ये हेड है। टेल आपस में एक दूसरे की तरफ इनकी डायरेक्शन है, और इसके बाहर जो ये प्रोटीन कोट नजर आ रहा है, तो इनका ये कहना है कि ये प्रोटीन्स है, लेकिन ये प्रोटीन्स अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। इनकी जो
स्ट्रक्चर होती है वो ग्लोब की तरह होती है। ये ग्लोब की तरह ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर हमें नजर आती है। तो इसको उन्होंने कहा वही ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं ये फास्फोलिपिड के गिर्द मौजूद होती हैं। ये डेनियल और डेविसन का कंसेप्ट है। लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल मॉडल नहीं था, क्योंकि ये जो तीन कंसेप्ट थे जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इस बात को भी ये प्रूफ नहीं करता। दूसरी बात यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनेमिक होती है, इस बात को भी ये प्रूव नहीं करता। डायनेमिक का मतलब है कि दे हैव वेरिएशन। और तीसरी बात यह है कि इसमें प्रोटीन्स और लिपिड का जो रेशियो है वो वेरिएबल होता है। तो ये बात भी जो है ना ये वेरिएबल नहीं है इसके मुताबिक। इसने कहा कि भाई ये तो सेम है। तो ये तीनों जो कंसेप्ट हैं, ये जो तीनों मॉडल्स हैं, ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, ये फुलफिल नहीं है बाय डेनियल एंड डेविसन मॉडल के तहत। अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो रॉबर्टसन मॉडल है जो 1959 में प्रपोज हुआ। इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं। तो रॉबर्टसन मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स जो हैं वो बीटा फाइब्रस शीट्स में अरेंज होती हैं और ये भी फास्फोलिपिड के गिर्द ही मौजूद होती हैं। तो ये हमें रॉबर्टसन मॉडल नजर आ रहा है। इस मॉडल में फास्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं, वही जो डेनियल और जो गनल और गोटो साहब ने भी बताया था कि ये फास्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं। उन्होंने कहा तो फास्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं, वो तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर डेनियल डेविसन ने कहा कि ये ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन वो भी इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। उसके अलावा अब रॉबर्टसन जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, उसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, कि जो फास्फोलिपिड है वो बिल्कुल सैंडविच हो ये दो प्रोटीन की लेयर के दरमियान। तो ये प्रोटीन का कोट है, दोनों तरफ प्रोटीन का कोट हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जहां पे जो प्रोटीन है वो शीट की तरह है, बिल्कुल फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस प्रोटीन अपने आप को वो अरेंज किए हुए हैं शीट्स की फॉर्म में। तो इसके अंदर हमें फास्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रही है। तो ये मॉडल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि ये भी जो तीन प्रॉपर्टीज हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, डायनेमिक नेचर और प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो है, प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो है, इसको ये जो है ना वो वेरिएबल रेशियो होना चाहिए, तो ये उसको भी वेरीफाई नहीं करती, इसलिए ये मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। सबसे जो एक्सेप्टेबल मॉडल है उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में एस जे सिंगर और जीएल नाइकोलसन ने पेश किया। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फास्फोलिपिड बाइलेयर तो अरेंज होती हैं, फास्फोलिपिड बायलेयर तो हैं, फास्फोलिपिड बायलेयर में प्रोटीन मुख्तलिफ पोजीशंस में अटैच हैं। ये प्रोटीन एक्सटेंसिव प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, इंटेंसिव भी हो सकती हैं। तो उसको हम डिटेल से आज हम इसी मॉडल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, और हम ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि इसको क्यों फ्लूइड मोज़ेक कहते हैं। तो फास्फोलिपिड बायलेयर, ये दो लेयर हमारे पास फास्फोलिपिड्स की हैं। इस फास्फोलिपिड बायलेयर में हमारे पास हाइड्रोफिलिक जो पोलर हेड होता है और फिर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं। फिर हमारे पास इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन एक्सटेंसिव भी हो सकती हैं, ये प्रोटीन इंटेंसिव भी हो सकती हैं। मीन इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकती हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। ये पेरिफेरल पर भी हो सकती हैं, मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड पर भी और एक्सटर्नल साइड पर भी मौजूद हो सकती हैं। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ बांड बनाएंगे तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, और ग्लाइकोलिपिड जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच होंगे तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे। और कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने पेश किया? एस जे सिंगर एंड जीएल नाइकोलसन ने 1972 में। और ये जो तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि सिलेक्टिवली परमिएबल, डायनेमिक इन नेचर और लिपिड और प्रोटीन की रेशियो वेरिएबल, तो वाकई देखें यहाँ पे हमें लिपिड और प्रोटीन की वेरिएबल रेशियो मिलती है। तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल मॉडल है कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी को, डायनेमिक नेचर को, और इसके अलावा लिपिड और प्रोटीन का वेरिएबल रेशियो को ये एक्सेप्ट करता है, उसको वेरीफाई करता है।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को और डिटेल से डिस्कस करते हैं। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड द लिपिड बाइलेयर इज नॉट द सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। जो जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रोटीन की लेयर, दो लेयर के दरमियान सैंडविच है, जिसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने कहा, इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस तरह नहीं है, ये बात रिजेक्ट है, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 1972 में सिंगर और नाइकोलसन ने एक एक्सेप्टेबल मॉडल पेश किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज proposed by the singer and Nicholson in 1972. This model is an agreement with the photograph of cell membrane by the electron microscope। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका फोटोग्राफ लिया, फिर उसको उन्होंने डिटेल से डिस्कस किया। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स दैट मेम्ब्रेन इज लाइक ए सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। जो मेम्ब्रेन है उसकी मिकदार, उसकी मिसाल लिपिड, उसमें लिपिड जो है वो सी की तरह है, और उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। जिस तरह आइसबर्ग जो है वो सी में फ्लोट कर रहे होते हैं, इसी तरह ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड में फ्लोट कर रही होती हैं। तो मेम्ब्रेन इज लाइक ए सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है कि सी ऑफ द लिपिड्स में प्रोटीन के जो आइसबर्ग हैं वो फ्लोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ लिपिड और प्रोटीन का रेशियो वेरिएबल है। व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? इसकी रीजन क्या है? इसकी दो रीजन है। एक तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लूइड की तरह है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो कंसिस्टेंसी है, जो इसकी लुक है, जो इसकी स्ट्रक्चर जो लुक करती है, वो फ्लूइड की तरह है, वो बहती है, और इसकी कंसिस्टेंसी इज लाइक द ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल की तरह है। दूसरी बात यह है कि ये मोज़ेक का मतलब होता है विच कैन चेंज, डायनेमिक। तो इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को वो चेंज करती रहती हैं, तो इसलिए इसको हम मोज़ेक कहते हैं। तो डायनेमिक नेचर ऑफ द प्रोटीन की वजह से इसको हम मोज़ेक कहते हैं। तो सिंगर एंड नाइकोलसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बिकॉज द लिपिड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन द फ्लूइड कंडीशन। लिपिड किसकी तरह है? फ्लूइड की तरह है। जिस तरह हमने कहा कि भाई इट इज लाइक द सी, तो लिप like the olive oil consistency, or proteins have the mosaic like appearance। mosaic mean they have the dynamic like appearance। कुछ प्रोटीन्स पेरिफेरल पे होगी, कुछ इंटीग्रल पार्ट में होगी। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नजर आते हैं जो केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक, जिसमें हमें लिपिड्स मिलते हैं, और जो लिपिड्स जिसको हमने कहा कि 20 to 40% कंपोज होते हैं जनरली। हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसकी कंपोजिशन वेरी करती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स हैं वो फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो फास्फोलिपिड्स फॉर्म द लिपिड बाइलेयर व्हिच इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फास्फोलिपिड्स जो लिपिड बाइलेयर बना रही है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। कोलेस्ट्रॉल embedded in plasma membrane and control integrity and fluidity of the plasma membrane। कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है और इसकी इंटेग्रिटी को, उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है, हाई टेम्परेचर में भी और लो टेम्परेचर में भी। हाई टेम्परेचर होती है, जब हाई टेम्परेचर होता है तो हाई टेम्परेचर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड्स हैं वो एक दूसरे से अवे होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। इसी तरह जब लो टेम्परेचर होता है तो वो आपस में क्लोज होते हैं। तो अब इस क्लोज होने से कौन बचाता है? कोलेस्ट्रॉल बचाते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है। तो ये जनरल हमारे पास एक फास्फोलिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर है। फास्फोलिपिड, ये फास्फोलिपिड का एक लेयर है, ये फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो ये दोनों ने मिलकर फास्फोलिपिड की बाइलेयर बना ली। अब जो फास्फोलिपिड है उसके फिर दो पार्ट्स आते हैं, एक उसका हेड, दूसरा उसका टेल। हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट। ये चूंकि वाटर को रिपेल करता है, वाटर को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए ये जो टेल है जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इसमें फैटी एसिड होते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। और जो हेड है वो
इंट्रासेल्युलर की तरफ और इधर से एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ जो है ना वो हेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हेड ओरिएंटेड टुवर्ड्स विच साइड, तो ये एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर की तरफ हेड होगा और जो मिडल में जो लेयर होगी उसको हम टेल ऑफ द फास्फोलिपिड कहेंगे। अब फास्फोलिपिड की हम जरा स्ट्रक्चर देखें तो फास्फोलिपिड में होता क्या है। फास्फोलिपिड में हमें ग्लाइसरॉल मिलता है, फास्फोलिपिड में हमें फैटी एसिड मिलते हैं और फास्फोलिपिड में फास्फेट मिलते हैं। चूंकि ये लिपिड है तो जब ये लिपिड है तो ये ईस्टर ऑफ फैटी एसिड इन अल्कोहल होगा। अब ये जो टेल है ये फैटी एसिड से मिलकर बनी है। अब ये फैटी एसिड सेचुरेटेड भी हो सकते हैं और ये अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड मीन कि उसमें सारे बॉन्ड सिंगल होंगे और अनसेचुरेटेड मीन उसमें एक अद बॉन्ड डबल भी हो सकता है। तो जब अनसेचुरेटेड है इट मींस कि उसमें ये एक बैंड प्रोड्यूस हो जाएगा। जो बैंड हमें नजर आ रहा है ये अनसेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड की वजह से कि उस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये हमें टेल जो नजर आ रही है ये टेल किससे मिलकर बनी है, ये टेल मिलकर बनी है फैटी एसिड से। तो फैटी एसिड क्या होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। ये जो हेड है, हेड में हमारे पास ग्लाइसरॉल होता है और दूसरा फास्फेट होता है, इसीलिए इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं कि इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो सर जो आर आपको नजर आ रहा है ये आर एक वेरिएबल ग्रुप होता है। ये इसमें कोलिन भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, स्फिंजोमाइलिन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए हम ये जो अक्सर कहते हैं ना कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है, इसकी आउटर लेयर और इनर लेयर बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। आउटर लेयर की फास्फोलिपिड की कंपोजिशन डिफरेंट होती है और इनर की डिफरेंट होती है। तो ये अक्सर औकात पेपर में पूछा जाता है कि जो आउटर लेयर है इसमें कौन कौन से फास्फोलिपिड्स हैं। तो आउटर लेयर में फास्फोलिपिड हो सकते हैं फास्फाटिडाइल कोलिन, फास्फा फास्फा फास्फाटिडाइल कोलिन और साथ स्फिंजोमाइलिन। ये जो दो फास्फोलिपिड हैं स्फिंजोमाइलिन, ये दो फास्फोलिपिड हमारी आउटर लेयर में होते हैं। इस आउटर लेयर में ये दो लेयर हैं। इस अंदर वाला में क्या होगा, फास्फाटिडाइल सीरीन, फास्फोटिडाइल सीरीन और फास्फोटिडाइल इथेनॉल इमाइन। ये दो जो है ना ये फास्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एसिमेट्रिक इन नेचर है। क्यों एसिमेट्रिक इन नेचर, ये जो फास्फोलिपिड की कंपोजिशन ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। तो ये किस वजह से डिफरेंट है, ये आर ग्रुप की वजह से डिफरेंट है तो ये भी फास्फोलिपिड सारा, लेकिन ये आर ग्रुप, अगर तो ये कोलिन है तो फास्फोटिडाइल कोलिन बनाएगा, अगर तो ये से माइलिन है तो ये स्फिंजोमाइलिन बनाएगा, अगर तो ये इथेनॉल अमाइन और फास्फोडाइल इथेनॉल इमाइन बनाएगा, अगर तो ये सीरीन तो फास्फोडाइल सीरीन बनाएगा। ठीक है, तो आउटर लेयर में क्या होता है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं। आउटर लेयर में फास्फोटिडाइल कोलिन और स्फिंजोमाइलिन और इनर लेयर में फास्फोटिडाइल सीरीन और फास्फोटिडाइल इथेनॉल अमाइन होते हैं। और एक और डिफरेंस ये है कि एसिमेट्रिक की रीजन क्या है। एसिमेट्रिक की रीजन ये है ना कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा बाहर होते हैं, अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंस है, लेकिन एसिमेट्रिक वाली बात आपको समझ आनी चाहिए। तो इस स्लाइड की हम समरी करें तो ये फास्फोलिपिड की हमारे पास एक डायग्राम है। फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, फास्फोलिपिड में हेड होता है, फास्फोलिपिड में टेल होती है। हेड में ग्लाइसरॉल और फास्फेट होते हैं और टेल में फैटी एसिड होते हैं। हेड हाइड्रोफोलिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइसरॉल और फास्फेट, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड्स, अब हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन की पूरी बेस बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, तो लिपिड जो बायलेयर है ये मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमेबल बनाता है, को वो अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस इट एंड प्रिवेंट आयनिक मटेरियल। क्योंकि जो ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, इसके हमने जैसे डिस्कस किया कि इस मेम्ब्रेन में हमारे पास ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। ठीक है, और ये डबल लेयर है, बाई लेयर है, ये एक लेयर ये बनाएगा, दूसरी लेयर ये बनाएगी। ये जो हेड है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है। और ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से पोलर कंपाउंड तो पास नहीं हो सकते, लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड पास हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड पास हो जाएंगे। तो नॉन पोलर जब पास होंगे तो इसका और
पोलर या आयनिक जो है ना वो पास नहीं होंगे, इट मींस कि इट इज अ डिफरेंशियल परमिएबल। तो ये डिफरेंशियल परमिएबल कौन बनाता है इसको? ये लिपिड बाइलेयर बनाती है। तो लिपिड बाइलेयर मेक्स द मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमिएबल। क्यों? कि ये नॉन पोलर मटेरियल को तो क्रॉस करती है लेकिन आयनिक मटेरियल को क्रॉस नहीं करती, और यही वजह है कि ये डिफरेंशियल परमिएबल है, डिफरेंशिएट करती है। तो फास्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जिस तरह हमने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कौन बनाता है? यही फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। ये फास्फोलिपिड हमारे पास जो लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फ्रेमवर्क है, वो बेसिक फ्रेमवर्क फास्फोलिपिड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। प्रोटीन्स और उनका क्या रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो प्रोटीन्स आर नॉट अरेंज इन शीट्स, जैसे हमने डिस्कस किया पीछे कि एक जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है वो कहते हैं कि भाई ये तो शीट्स की फॉर्म में होती हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि ये प्रोटीन शीट्स की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये किस फॉर्म में होती है? ये ग्लोब्स की फॉर्म में होंगी। तो ग्लोब्स ऑफ प्रोटीन्स विच आर फ्लोटिंग अबाउट इन द सी ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, तो ये फ्लोट कर रही होती हैं। ये या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर होंगी या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होंगी। तो these are not arranged in the form of sheets, that are present in the form of globes. So there are two types of the proteins. One are called the integral proteins or second are called the peripheral proteins. अब इंटीग्रल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? इंटीग्रल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जो फास्फोलिपिड लेयर्स के दरमियान में होती हैं। ये फास्फोलिपिड के दरमियान में जो लेयर हैं प्रोटीन्स हैं, मिसाल के तौर पर ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड की एक लेयर है, ये फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। ये तो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ये उसका हेड है, ये उसका टेल है, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। अब ये प्रोटीन्स ये या तो इस पूरी लेयर के दरमियान में इस तरह होगा, क्रॉस करेगी, या तो फिर किसी जगह पे ऐसे दरमियान में अटैच, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। इनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो सम प्रोटीन्स एक्सटेंड completely through the double layer of lipid from one side to the other and are called the integral proteins। जो completely उसको पास करती हैं उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर, फास्फोलिपिड की मतलब बाइलर एक लेयर, ये दूसरी लेयर ये, तो ये प्रोटीन मुकम्मल तौर पर इसको क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। इस प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं और इसी प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और जब ये प्रोटीन मुकम्मल तौर पर दोनों लेयर को क्रॉस करेगी तो इस लेयर को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन को जिसने क्रॉस किया, ट्रांस किया। तो ये बाज़ औक़ात ये प्रोटीन इस तरह दरमियान में भी प्लेस होती हैं, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर प्लेस हो जाएंगी, यहाँ पर प्लेस हो जाएंगी। तो हर प्रोटीन का अपना फंक्शन होता है। जो सेकंड प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल का मतलब होता है सरफेस प्रोटीन। तो सम अदर स्मॉल प्रोटीन्स आर प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। तो दीज आर ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रोटीन और द पेरिफेरल प्रोटीन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड पे होंगे, या तो इनर साइड पे या तो आउटर साइड पे। तो इन प्रोटीन्स को हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। दिस प्रोटीन में बी द इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द इंटरनल साइड और द एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल साइड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर ये कौन सी प्रोटीन है? ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मुकम्मल तौर पर क्रॉस कर रही है। और ये प्रोटीन हमें नजर आ रही है पेरिफेरल प्रोटीन, तो ये इनर साइड पर मौजूद है तो इसको हम इंटरनल पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। और ये एक्सटर्नल साइड पर है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो सरफेस पर होती हैं, वो हुआ एक्सटर्नल सरफेस हो या इंटरनल सरफेस हो। फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल बनाती है मेम्ब्रेन को। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो फास्फोलिपिड है वो डिफरेंशियल या लिपिड जो है वो डिफरेंशियल परमेएबल बनाते हैं, डिफरेंशिएट करता है। नॉन पोलर को तो पास होने देगा लेकिन पोलर को पास नहीं होने देगा। इस तरह ये क्या करेगा? ये सिलेक्टिवली परमेएबल करेगी मेम्ब्रेन को। क्यों? कि ये उन मटेरियल को सिलेक्ट करेगी जो सेल के लिए जरूरी है, जो सेल के लिए जरूरी नहीं है उनको वहां पे रोक देगी। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन मेक्स इट सिलेक्टिवली परमेएबल बैरियर देयर सेलेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द सेल नीड। तो सेल की जरूरत के मुताबिक उन मटेरियल को सिलेक्ट करेगी, जो जरूरत नहीं है उनको सिलेक्ट
नहीं करेगी। तो ये प्रोटीन सिलेक्ट करती है, प्रोटीन्स मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बनाती है। तो if glucose concentration inside the cell is proper, no more glucose can enter the cell. अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन प्रॉपर है तो मजीद ग्लूकोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकेगा। इट मींस कि इसने सिलेक्ट कर लिया, इसने उसको अब रिजेक्ट कर दिया। नॉर्मली तो जरूरत होता है, लेकिन जब जरूरत नहीं है, नॉर्मली तो पास होता है, लेकिन जब जरूरत नहीं तो ये पास नहीं होने देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Extrinsic proteins function as a receptors that receive the stimuli from the environment and thus inform the cell to respond. तो extrinsic proteins जो है ये रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं, जो सेल को स्टिमुलाई के लिए तैयार रखती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती हैं वो आल्सो उनको हम परमेजेस कहते हैं, रेगुलेट डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टो ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयनिक मटेरियल। तो ये मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल को सेल के अंदर उनकी एंट्री को रेगुलेट करती हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस को, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी इंटीग्रल प्रोटीन्स करती हैं। चार्ज पोर्स व्हिच आर बाउंडेड बाय प्रोटीन्स उनको हम परमेजेस कहते हैं। तो व्हाट इज परमेजेस? तो चार्ज पोर्स व्हिच आर बाउंडेड बाय प्रोटीन्स इज कॉल्ड परमेजेस। ये जनरल फंक्शंस हैं प्रोटीन्स के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के। इंटरसेलुलर जॉइनिंग, दो सेल को जॉइन करने के लिए प्रोटीन इस्तेमाल होती है। एंजाइमिक एक्टिविटी, एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील किया, किसने? ये प्रोटीन ने। कौन सी प्रोटीन है? मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो एंजाइमिक एक्टिविटी भी कर सकती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कुछ चीजों को डायरेक्ट क्रॉस करवाती है, इट में बी द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट में बी द पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव के लिए एनर्जी चाहिए होगी और पैसिव के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, तो ये भी हमारी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स परफॉर्म करती हैं। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती हैं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। एनकरेज अटैचमेंट डिफरेंट कंपोनेंट के साथ, सेल के कंपोनेंट के साथ और डिफरेंट सेल के साथ, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प होती हैं। और सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के जनरल फंक्शन है। इंटरसेलुलर जंक्शन, जॉइनिंग, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट और सिग्नल ट्रांसडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहां पर होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? चूंकि हमने डिस्कस किया कि स्मॉल नंबर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कार्बोहाइड्रेट एक्सटेंडेड from the outer surface of the membrane and are attached either to membrane lipids, तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, और टू प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमेशा सरफेस पर होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटर्नल सरफेस पे, एक्सटर्नल बाउंड्री पे होते हैं। इनर साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, ये एक्सटर्नल साइड पे होंगे और ये अटैच होंगे या तो लिपिड के साथ या तो प्रोटीन्स के साथ। अगर लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्ट्रक्चर नजर आ रही है और ये प्रोटीन के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बन गई। ये क्या बन गई? ग्लाइकोप्रोटीन होगी। तो इनर, ये बाहर वाली साइड पे अटैच है, अंदर वाली साइड पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट किसी भी प्रोटीन के साथ और किसी भी लिपिड के साथ अटैच नहीं होते। जब ग्लाइकोलिपिड्स बना रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट चेन है, जब इसने प्रोटीन के साथ मिला तो ये तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाया, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जब लिपिड के साथ जब मिलेगा, फास्फोलिपिड के साथ, तो फिर क्या बनाएगा? फिर ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था, या तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होंगे या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे। जब लिपिड के साथ बॉन्ड बनाया होगा तो फिर क्या होगा? ये ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे, और जब प्रोटीन के साथ तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। What are the functions of the membrane carbohydrates? तो membrane carbohydrates such as the glycolipids और glycoproteins होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स, अगर प्रोटीन के साथ हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाती हैं। तो ये प्रोवाइड करती हैं रिसेप्टर साइट्स। तो रिसेप्टर साइट क्या करती हैं? ये रिसीव करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई को, जिस तरह हार्मोन के रिसेप्टर्स HRS बोलते हैं, या ये मुख्तलिफ नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इसके अलावा ये रिकग्निशन ऑफ एंटीजन या फूड मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये सेल को इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो रिस्पांस करें। तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एंडोसाइटोसिस, जिसको हम कहते हैं इनसाइड मूवमेंट ऑफ मटेरियल। इसकी दो टाइप्स होती हैं, या तो ये फेगोसाइटोसिस होगा, ईटिंग ऑफ द सेल, या तो पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ द सेल। अगर सॉलिड मटेरियल इंटर हो रहा है तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, अगर लिक्विड मटेरियल इंटर हो रहा है तो उसको हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स
और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस मार्कर्स के तौर पर काम होते हैं। इन समरी हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्ट एज ए सरफेस मार्कर फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये हमें फास्फोलिपिड बाइलेयर नजर आ रही है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर कंप्लीट। ये फास्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं। इस फास्फोलिपिड बाइलेयर में हमें जो दूसरी चीज नजर आती है वो प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन्स यहाँ पे भी है, ये प्रोटीन यहाँ पर भी है, ये पूरी मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स फैली हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई प्रोटीन का पैटर्न मोज़ेक होता है। अब ये प्रोटीन जो पूरे सरफेस को, पूरे जो ना दोनों मेम्ब्रेन, दोनों लेयर को क्रॉस करती है, ये प्रोटीन पूरी लेयर को क्रॉस करती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। देखिए ये पूरी मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब दूसरी प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन सरफेस पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ बाहर भी है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये साइटोस्केलेटन सेल के अंदर मौजूद है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो बल्कि हम पढ़ भी चुके हैं पहले, कोलेस्ट्रॉल जो इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, ये फास्फोलिपिड हेड के साथ अपने आप को अटैच किए हुए हैं। तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन विद द कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड विद द कार्बोहाइड्रेट्स तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। यही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जनरल स्ट्रक्चर है। Functions of the plasma membrane are the role of the plasma membrane in the cell। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, मीन अपने आप को चेंज करती है। इसके 7 नैनोमीटर्स की विड्थ है, बट इट प्रेजेंट बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत से आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए एक बैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसमें ज़्यादातर पोलर मॉलिक्यूल हैं जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, या लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जो नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक लिपिड्स जो है ना वो जो टेल है उससे ये रिपेल होते हैं। तो दिस प्रिवेंट्स द एक्वस कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एस्केपिंग। और सेल में जो एक्वस कंटेंट है, वाटर जो सॉल्युबल कंटेंट्स हैं, वो सेल से इस तरह एस्केप भी नहीं हो सकता, बाहर भी नहीं निकल सकता। इस तरह सेल की जो होम्योस्टैटिक एक्टिविटीज है वो मेंटेन रहती हैं। हाउएवर ट्रांसपोर्ट और द मेंटेनेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन मस्ट स्टिल अकर फॉर द नंबर ऑफ द रीजंस। तो बहुत सी जो मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है, क्रॉस करता है, वो मुख्तलिफ मैकेनिज्म उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो अब कौन कौन से मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो लिपिड, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The plasma membrane is an envelope of the cell. It provides mechanical strength, support and protection. ये सबसे important function है कि mechanical strength, support और protection जो है वो plasma membrane provide करती है। Semi permeable membrane है, it allows selected material to pass through it। तो कुछ मटेरियल को पास होने देगी, सबको पास नहीं होने देती। तो हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड जो वो डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन बनाते हैं, लिपिड की वजह से मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल है और प्रोटीन की वजह से सिलेक्टिव परमेबल है। तो plasma membrane help to obtain different types of nutrients, endocytosis, phagocytosis या pinocytosis। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प टू एक्सक्रीट द वेस्ट सब्सटेंसेस, जैसा यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह को एक्सक्रीट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीक्रेट यूजफुल सब्सटेंसेस, हार्मोन, एंजाइम्स फ्रॉम द सेल। Plasma membrane generate the ionic gradient essential for nervous and muscular activity। आयनिक ग्रेडियंट को स्टैब्लिश करने के लिए जो नर्वस और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन द सूटेबल पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन विद इन द सेल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। तो एंजाइम एक्टिविटी के लिए सूटेबल पीएच और आयनिक कंसंट्रेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंटेन करती है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, मुख्तलिफ मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिस्कस किए, ग्रेनेड एंड गॉटल मॉडल, उसके अलावा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और प्लाज्मा और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया। फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन इंटेंसिक या एक्सटेंसिक प्रोटीन, जिसको हम इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन कह सकते हैं, और फिर हर एक चीज़ की हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर आखिर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पे बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन।